नमस्कार बच्चों, आज हम सेट पेपर के प्रश्नों को हल कर पाते हैं। भौतिक विज्ञान 2024-25 में जो आया था, पहला है किस विधि के उपयोग से घर्षण को कम किया जाता है। तो यहाँ पर ए उत्तर यही है, तेल डालकर। आइए घर्षण के बारे में और जानते हैं। घर्षण बल की दिशा की विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण को हम खुरदरा या रूखा करते हैं तब बढ़ जाता है, और स्नेहक का प्रयोग कर जैसे तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट इसको लगाते हैं तो कम हो जाता है। बॉल बेरिंग से भी घर्षण का उपयोग कम किया जाता है। घर्षण से ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। और देखिए घर्षण के प्रकारों को पढ़ते हैं तो सर्पी घर्षण जो है जब वस्तु गति की स्थिति में होता है तब होता है, और स्थैतिक घर्षण वस्तु जब आराम की अवस्था में होता है तब होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, जबकि लोटानिक घर्षण में जब कोई वस्तु अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लोटन घर्षण होता है। तो लोटन घर्षण सर्पी घर्षण से कम होगा। तो इस तरह से घर्षण के प्रकार है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न 2, ऊष्मा का सुचालक है। तो इसमें से ऊष्मा का सुचालक कौन हो सकता है? पानी, हवा, थर्मोकोल, चांदी। तो यहाँ पर ऊष्मा का सुचालक है चांदी। डी उत्तर जो है सही है। आइए ऊष्मा के बारे में जानते हैं। ऊष्मा जिस प्रवाह के कारण कोई वस्तु गर्म या ठंडा प्रतीत होती है उसको ऊष्मा कहते हैं। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और लोहा ये ऊष्मा के सुचालक है। लकड़ी जो है कुचालक है, कांच है, और एबोनेट, एस्बेस्टस ऊष्मा विरोधी है। ऊष्मा संचरण की 3 विधि है, चालन, संवहन, विकिरण। चालन क्या है? चालन जो है ठोसों में होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, और पदार्थ कण स्थान नहीं छोड़ते। यानी कि जब चालन होता है तो एक कण से दूसरे कण होते हुए वाष्प गुजर जाता है, कण स्थान नहीं छोड़ते। दूसरा है संवहन। संवहन में द्रव व गैस दोनों में संचरण होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है इसमें भी, इसमें कण का स्थानांतरण होता है। तीसरा होता है विकिरण। विकिरण तीनों में होता है, ठोस, द्रव व गैस में, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा जो सूर्य का प्रकाश है ना बच्चों, ये विकिरण के माध्यम से हम तक पहुंचता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आइए और जानते हैं ऊष्मा को। ऊष्मा का मात्रक है एसआई पद्धति में जूल है, सीजीएफ पद्धति या व्यापारिक पद्धति बोलते हैं कैलोरी है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है, और 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी होता है। एसआई की विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। सीजीएस पद्धति में कैलोरी ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है बच्चों, पानी की सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है 4189 जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग मिली गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ का 80 कैलोरी प्रति ग्राम और भाप का 536 कैलोरी प्रति ग्राम गुप्त ऊष्मा होती है। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में एक सूत्र होता है एफ ऋण 32/9 बराबर C/5, जिसमें एफ से सी में बदलते हैं। ऋण 40 डिग्री सेंटीग्रेड और ऋण 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसा होता है जिसमें दोनों के तापमान बराबर होते हैं। हम ऋण 273 को परम शून्य तापमान भी कहते हैं। हमारे स्वस्थ शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये इम्पोर्टेंट है। आइए अब ताप के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सेल्सियस पैमाने में ताप का निम्नतम बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। सेल्सियस पैमाने में उच्चतम बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। फ़ारेनहाइट पैमाने में होता है 32 फ़ारेनहाइट, और उच्चतम बिंदु होता है 212 फ़ारेनहाइट। इसी तरह से केल्विन पैमाने में निम्नतम बिंदु होता है 273 केल्विन, और उच्चतम बिंदु होता है 373 केल्विन। ये जो है ताप का निम्नतम एवं उच्चतम मान है डिग्री सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षा में, एनएमएस परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है। आइए अगला तीसरा प्रश्न है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी और समय का ग्राफ होगा। तो इसमें जब ग्राफ खींचेंगे दूरी और समय में तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ए उत्तर सही है। देखिए यहाँ पर भरा है, एक सरल रेखा खींचा जा रहा है जिसमें डी और टी के बीच ग्राफ खींचा है, तो सरल रेखा। आइए चौथा प्रश्न है, विकिरण ऊर्जा का अच्छा उत्सर्जक कौन है? तो उत्सर्जक आ जाएगा यहाँ पर सी, काली गेंद। काला जो है ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, अच्छा उत्सर्जक है। पांचवा है, पेरिस्कोप में कुल कितने दर्पण होते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दर्पण होते हैं। समतल दर्पण पेरिस्कोप में
दो होते हैं। सी उत्तर जो है यहाँ पर सही है। छठवां है, निम्न में से किसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती? तो यहाँ पर आ जाएगा आसूत जल में आप विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। आइए विद्युत धारा के बारे में थोड़ा समझते हैं। विद्युत की खपत को हम किलोवाट या यूनिट में दर्शाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जो है इसमें दिशा बदलती है, और जब चालक का ताप बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। हम अमीटर से ही विद्युत धारण का मापन करते हैं और विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। आइए अगला जानते हैं। फ्यूज तार तांबा, टीन, शीशा ये मिश्र धातु से बना होता है हमारा फ्यूज तार। विद्युत उपकरण को अर्थिंग तार से जोड़ा जाता है ताकि हानि से बच सके। लाउड स्पीकर में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करते हैं, जबकि विद्युत हीटर में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करते हैं। और विद्युत घंटी में चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। एलईडी के जो छोटा पर है वो हमको ऋणात्मक टर्मिनल की संकेत देता है। ऋणात्मक टर्मिनल। लोहे में जंग से बचाव को विद्युत लेपन या जसत लेपन कहते हैं। हमारा जो घर का जो बिजली का वायर है वो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर बल्ब, प्रेस, हीटर ये सब उपकरण होते हैं। और मोटे तार में धारा आसानी से प्रभावित होती है पतले तार की अपेक्षा। ओम का देखिए सूत्र है R बराबर वी आई, यही ओम का नियम है। R बराबर वी बटे आई ओम का नियम। हमारे जो घर में जो वोल्टेज होता है वो 220 से 250 वोल्ट या 50 हर्ट्ज वाली प्रतिवर्ती धारा का उपयोग करते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने का साधन जनित्र या डायमोनो है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। उत्तरी ध्रुव से आरंभ होकर यह दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। और विद्युत मोटर में विद्युत उधर यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। कपड़ा ये सब धुलाई मशीन ये पूरा विद्युत ऊर्जा है। आइए अगला है, वायुमंडलीय दाब में पारे की स्तंभ की ऊंचाई के समान होता है। तो यहाँ पर ए उत्तर सही है, 76 सेंटीमीटर वायुमंडलीय दाब जो है। प्रश्न 8 है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा है जहाँ पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। प्रश्न 9, किस पदार्थ का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है? तो यहाँ पर आ जाएगा सोना। आइए पदार्थ का घनत्व का क्रम जानते हैं। वायु का, फिर उसके बाद चिमनी का धुआं होता है, शहद होता है, जल होता है, चाक होता है, रुई, लोहा होता है। देखिए क्षार धातु का ऊपर दिया है, पढ़ लीजिए घनत्व का क्रम है। आवर्त सारणी ऑस्मियम एक ऐसा धातु है जिसका सबसे अधिक घनत्व होता है। ऑस्मियम का 22.6 ग्राम प्रति सीसी घनत्व होता है। पृथ्वी का भी दिया है। घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, दबाव बढ़ाते हैं तो बढ़ता है, तापमान बढ़ाते तो घनत्व कम होता है, गैसीय अवस्था में भी ये कम होता है। आइए 10वां प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा उपयोग लाया जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी उत्तर, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, बी। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और जाइए देखिए जानकारी जानिए। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। देखिए इसको समझिए, परीक्षा में आता है। निकट दृष्टि जो जिसको मायोपिया कहते हैं का निवारण अवतल लेंस है। और पीत बिंदु रेटिना के मध्य वृत्ताकार एक पीला बिंदु है, जबकि अंध बिंदु रेटिना के पीछे वाले भाग में होता है। वर्धनता में मानव जो है नेत्र रंग में अंतर नहीं कर पाता है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंख से संबंधित हर साल पूछा जाता है। मानव नेत्र द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। स्वस्थ नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। आंख में हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। समतल दर्पण में रेखीय आवर्धन 1 के बराबर होता है, उत्तल दर्पण में 1 से छोटा होता है, जबकि अवतल दर्पण में रेखीय आवर्धन 1 से अधिक होता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जबकि साधारण कांच का 1.5 होता है। 11वां प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन दो कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो उत्तर है डी, मंगल और बृहस्पति। आइए क्षुद्र ग्रह के बारे में और जानते हैं। क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह को हम छोटे ग्रह भी बोलते हैं। सिरेस है जिसका व्यास 950 मीटर है, जो टेक्सास के आकार का है। और सबसे छोटा क्षुद्र ग्रह TC-25 है, जो कि केवल 6 फीट का है। और भूधारित दूरबीन से खनिज विज्ञान की दृष्टि से अब तक का सबसे छोटा क्षुद्र ग्रह इस TC-25 को माना गया है।
तो अन्य, ये तो भौतिक विज्ञान का था। अब जो रसायन विज्ञान का है, इसकी जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।